जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस एंड इनकम टैक्स नोटिस। दोस्तों, इनकम टैक्स नोटिस का जैसे ही नाम आ जाता है तो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, और स्पेशली जहां पर आपने अपना पैन कार्ड यूज़ कर लिया, और आपको ये भी पता होगा आजकल पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, तो दोनों में से कुछ भी अगर आप यूज़ कर लेते हो और कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स कर लेते हो जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इनकम टैक्स नोटिस आने की संभावना आपको रहती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको डराने के लिए कभी भी नहीं हम बनाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कानून का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से ट्रांजैक्शंस करने पर हमें क्या करना है, कितनी लिमिट है किस ट्रांजैक्शंस की, ताकि हमें इन फ्यूचर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन आप एक रूल को तोड़ देते हैं, आप एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और आप अपनी ITR नहीं भरते हैं, तब जाकर के दिक्कत आती है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान देंगे, इन लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिंदगी भर आपको कभी भी नोटिस नहीं भेजने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल 114E इनकम टैक्स एक्ट 1962 की। ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दोस्तों लगभग 13, वैसे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे AIS, TIS और फॉर्म 26A में शो होते हैं, लेकिन जो मोस्टली ट्रांजैक्शंस हैं, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्सीडिंग दी थ्रेशोल्ड लिमिट। मैंने आपको बताया एक लिमिट डिफाइन कर दी है डिपार्टमेंट ने। बैंक के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड, अगर आप कोई गोल्ड परचेज करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, मनी, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो आपका TDS और TCS भी वैसे तो कट जाता है। अभी आपका नया इंट्रोड्यूस किया था, डिविडेंड के ऊपर भी आपका TDS कटता है अगर आप 5,000 से ज़्यादा का डिविडेंड लेते हैं। अगर आप कोई कार खरीदते हैं दोस्तों, तो उस पर भी आपका 10 लाख से ऊपर की ऊपर TCS कलेक्ट होता है। कोई आप मकान खरीदते हैं, उसका भी TCS कलेक्ट होता है। तो ये सारी की सारी रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, रजिस्ट्रार हो गए, इनके द्वारा फॉर्म 61A के अंदर ये सूचनाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाती है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स इनकम टैक्स को कैसे पता लग गई। अब सबसे पहली लिमिट हम बात करेंगे दोस्तों FD फिक्स डिपॉजिट। आपको पता होगा हर एक व्यक्ति के पास में, जैसा कोई भी स्पेशली कोई बुजुर्ग है, कोई सीनियर सिटीजन है, या कोई भी रिटायर पर्सन है, वो बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, मुझे FD करवानी है, क्योंकि ये सेफ है, ये सिक्योर है और सबसे ज़्यादा करवाए जाने वाला इन्वेस्टमेंट है। तो लेकिन फिक्स डिपॉजिट आप 10 लाख से ज़्यादा की अगर आप ऑनलाइन करवा रहे हैं, मतलब अदर देन कैश करवा रहे हैं, और 2 लाख रुपए की अगर आप कैश के अंदर करवा रहे हैं, और तो दोस्तों ये जो लिमिट है पर बैंक की, पर ईयर की और पर पैन कार्ड की है। मतलब SBI बैंक के अंदर आपने 9 लाख की कराई और PNB बैंक में 9 लाख रुपए की कराई, तो ये दोनों ही बैंक उनको सूचना नहीं देंगे इनकम टैक्स को। लेकिन एक बात आपको बिल्कुल ध्यान देनी पड़ेगी, इन पे जो आपने ब्याज कमाया है वो आपके ऑनलाइन AIS, TS में बोल जाएगा, हो सकता है वहाँ पर भी TDS कट जाए। तो आजकल वो पहले वाली बातें नहीं है, FD शो नहीं भी हो रही है, लेकिन FD का ब्याज तो शो हो रही है। तो अगर आप FD को रिन्यू करवाते हैं दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक कि आप एक्स्ट्रा एडिशनल फंड नहीं करवा। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपने 12 लाख रुपए की FD रिन्यू करवानी है, आप सोचते हो कि 3 लाख रुपए मेरे पास और पड़े हैं, मैं इसको 15 लाख की करवा देता हूं, फिर ये रिन्यूअल माना जाएगा। हालांकि रिन्यूअल के मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिन्यूअल का पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तो यही पूछना है ना कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया था। तो हमने पहले वाली FD रिन्यू करवाई थी, तो ये आप बता सकते हैं। TDS भी आपका काटा जाएगा। 40,000 रुपये से ज़्यादा एक बैंक के अंदर आपका 1 साल के अंदर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर आपका TDS काटा जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 40 की जगह 50,000 रुपये के ऊपर आपका TDS काटा जाएगा। तो इंश्योर करें ये अपना जो सेविंग का ब्याज है, FD का ब्याज है, उसको ITR में शो करें, ताकि इन फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। बहुत सारे लोग तो ये भी पूछते हैं, सर ITR 1 भर रहा हूँ या ITR 2 भर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं अपनी FD के अमाउंट को कहाँ दिखाऊँ। तो FD के अमाउंट को कहीं पर भी दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका जो इंटरेस्ट आता है सिर्फ उसे ही आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएं, और टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना है। अब दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट में कैश लिमिट, आपको पता होगा इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है, और सेविंग अकाउंट दोस्तों आपको रूल पता नहीं होता है, आप अकाउंट खुलवा लेते हैं और अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस करने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल की बात करेंगे पूरे साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि अब आपका 1/4/2024 से 31/3/2025 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस पूरे साल के अंदर मिलाकर के 10 लाख रुपए से ज़्यादा का या तो कैश जमा करा देते हैं, निकाल लेते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ये रिपोर्टेबल हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना चली जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप कैश की बजाय नेफ्ट, IMPS, चेक, नेट बैंकिंग, UPI आपको पता होगा, फोन पे, गूगल पे वगैरह से आजकल धड़ाधड़ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना मर्जी UPI करते रहेंगे। हालांकि कैश के अंदर अगर एक बार सूचना ऊपर चली जाती है और उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है, तो जितनी भी अमाउंट आपकी क्रेडिट हुई है, चाहे UPI हुई हो चाहे कैश हुई हो, वो फिर सभी के सभी का प्रूफ आपसे वो मांगेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आस्क एनी अमाउंट, ऑल क्रेडिट एंट्री, दोस्तों जितनी भी एंट्री है, और इंडिविजुअल आपको पता होगा
ओल्ड टैक्स रेजाइम में 2.5, न्यू टैक्स रेजाइम में 3, और इसके अलावा आपकी यहाँ पे ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। मतलब इस अमाउंट से ज़्यादा अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो डिपार्टमेंट अगर उसको सारी की सारी को इनकम मानती है तो उसके ऊपर आपसे टैक्स मांग सकती है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम का लेन देन करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप कैश विड्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे तो मैंने कैश विड्रॉल आपको 10 लाख रुपए बताया, लेकिन आपने पिछले 3 साल की ITR नहीं भरी हुई है और 20 लाख से ज़्यादा की आप कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका TDS भी काट लिया जाएगा जो कि 2% होगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा कराने पर आपका 5% TDS काट लिया जाएगा। अगर पिछले 3 साल की ITR भरी है तो 1 करोड़ तक कोई TDS नहीं कटेगा, उसके बाद में आपका 2% TDS कटेगा। कहने का मतलब ये दोस्तों, कैश जमा कराने की लिमिट तो 10 लाख रुपए है और निकालने की भी 10 लाख है, लेकिन ये लिमिट क्रॉस कर जाते हो तो रिपोर्ट तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा का नगद निकालते हो तो 2% का TDS और आपका काट लिया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाएगी। और इस केस में एक मजे की बात और है दोस्तों, ITR 1 का फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है क्योंकि ITR अदर सोर्स की इनकम होती है या सैलरी की इनकम होती है। अब बात कर लेते हैं सेम ही कैश की लिमिट करंट अकाउंट के लिए। कैश के अंदर तो दोस्तों 10 लाख थी, यहाँ पर 50 लाख रुपए की लिमिट आपको दी गई है, चाहे आप कैश जमा करवाएं चाहे निकलवाएं। हालांकि करंट अकाउंट में तो आपको पता होगा आपके पास GST भी होता है, आप सेल के भी बिल काटते हैं, आप अपने उधार जो है डेटर से भी पैसा ले सकते हैं, तो यहाँ पर प्रूफ लगभग होता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप जितना भी ट्रांजेक्शन्स कैश में कर रहे हैं उस करके अवॉइड करें कैश डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना है, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ से पैसा जा रहा है इसका रिकॉर्ड आपको रखना है, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं डेबिट और क्रेडिट के लिए। ITR 3, ITR 4 यहाँ पे पता होगा सेल का 8% 6% प्रॉफिट दिखाना है, कैश के अंदर तो 8 दिखाना होता है, और इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट हुआ है उसको अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। इसके बाद में डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों DD, वैसे तो जमाना बहुत एडवांस हो गया, सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, टेंडर होते हैं जहां पर आपको DD मांगा जाता है। और ये DD आप कैश में भी बनवा सकते हैं, लेकिन 10 लाख से ऊपर कैश में बनाएंगे तो जो बैंक या जहां से भी आपने DD बनवाया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देगा कि आपने ये लेन देन किया है और ITR नहीं भरी है, तो दिक्कतों का सामना हो सकता है। प्रॉपर्टी सेल परचेज दोस्तों आपको पता होगा रियल एस्टेट के अंदर कितना बड़ा बूम आया है। कोई आप अपने अड़ोस पड़ोस का प्लॉट देखें, पहले कितने का था 5 साल पहले और आज कितने का है, तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आए हैं। उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है दोस्तों, आपको पता होगा किसी भी प्रॉपर्टी की DLC होती है, मतलब गवर्नमेंट ने कितने रुपए की उसकी वैल्यू मानी हुई है। वो वैल्यू अगर आपकी 30 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आप कोई प्रॉपर्टी चाहे बेचें चाहे खरीदें, इसकी सूचना वो रजिस्ट्रार जो होता है जहाँ पे आप रजिस्ट्री करा रहे हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। और दोस्तों 50 लाख से ज़्यादा की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पर भी आपको 1% TDS काट के देना है। और आपने जो प्रॉपर्टी बेची है तो आपको पता होगा वहाँ पे आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को 40 लाख में बेच दिया, तो गवर्नमेंट कहती है जो डिफरेंस था 30 लाख रुपए का आपने कमाई करी है इस पर हमें टैक्स चाहिए। तो ये कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। और आपने प्रॉपर्टी खरीदी है दोस्तों मान लीजिए 50 लाख रुपए की, तो ये पैसा कहाँ से आया था? मान लीजिए आपने बैंक से होम लोन लिया था, आपके फादर ने आपको गिफ्ट दिया था, या आपका खुद का पैसा था, ये रिकॉर्ड भी आपको प्रॉपर मेंटेन करने हैं। 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो मेक श्योर करें आप अपनी ITR जरूर भर दें। सेल ऑफ गुड्स या सर्विस दोस्तों, कैश रिसीव हुआ आपको 2 लाख से ज़्यादा का, ये किसी भी सेल ऑफ गुड्स, आपने कार बेची, गोल्ड बेचा, कोई भी प्रोडक्ट बेचा, कि आपने किसी को गिफ्ट दिया, किसी को लोन दिया, और पैन कार्ड अगर वहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा पैन कार्ड या आधार कार्ड के बिना कोई भी ट्रांजेक्शन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं जाती है, तो पैन कार्ड आपसे मांगा है तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स हो जाएगी। सेक्शन 271D1 सेक्शन 269 ST के अंदर आपको पेनल्टी लगेगी उतने अमाउंट रुपए की। फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन ले लिया 3 लाख रुपए का, और ये 3 लाख रुपए आपने कैसे लिया था? कैश में लिया था। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो नहीं पता, लेकिन मामला सामने आता है, आप चल के बता देते हो कि आप मैंने तो ये लोन लिया था, तो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। तो कैश के अंदर 2 लाख से ज़्यादा का आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपको पता होगा आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे कोई वॉलेट के अंदर पैसा मिल जाता है, कोई कूपन मिल जाते हैं, कोई वाउचर मिल जाता है, लेकिन आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ कर लेते हैं उस यूज़ करने के बाद में आपको उसका बिल भरना पड़ता है। और बिल कैसे भरना पड़ता है? ये आपको UPI से, बैंक से, इंटरनेट बैंकिंग से देना पड़ता है। ये बात आपको समझ आ गई। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं आप यूज़ तो आप कर लिया, ठीक है, आपने कोई पर्सनल खर्चा किया होगा, लेकिन जब आप बिल भरने पर आते हो तो ये बिल का पैसा आया है, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है, ये सारी की सारी आपकी इनकम है। तो बहुत सारे लोग बिजली का बिल या ऐसा कुछ काम करते हैं, कोई सेल परचेज का काम करते हैं, तो वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखें।
दोस्तों क्रेडिट कार्ड अगर आप 10 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन भरते हैं या 1 लाख से ज़्यादा कैश के अंदर बैंक में जाकर के पर्ची भर करके अगर आप उसका बिल भर देते हैं पूरे साल के अंदर, ये जो लिमिट मैं बता रहा हूँ पूरे साल की बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 के बीच में अगर 10 लाख से ज़्यादा का आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरा तो आपके पर पेन पर बैंक में, और ये जो पर आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी है ये रिपोर्ट कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और ये आपके ऑनलाइन ASTS में भी मिसलेनियस पेमेंट में बोल जाएगा। तो 10 लाख से ज़्यादा का अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, आपने कोई ऐसा रिकॉर्ड आप अपने पास रखें, आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह होना चाहिए कि आप ये जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये किसने आपको बोला है, किसने ऑथराइज किया है। शेयर मार्केट दोस्तों ऐसा मार्केट जहाँ पे हर कोई व्यक्ति अपना पैसा कमाना चाहता है, 2 रुपये की इनकम करना चाहता है। यहाँ पर आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसके बाद में इंट्राडे होता है, F&O होता है और डिविडेंड होता है। ये 5 तरह से आप यहाँ पे कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कमाई होगी दोस्तों, कमाई तो बात की बात है, लेकिन जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर लेंगे ये आपके ऑनलाइन AIS में TIS में बोल जाएगा, और आप इसका ITR नहीं भरते हैं, जस्टिफाई नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सोचता है कि ये सारी की सारी आपने कमाई करी है, ये जो पैसा आपने लगाया था ये खुद की कैपिटल थी और ये अनएक्सप्लेन्ड आपकी इन्वेस्टमेंट भी मानी जा सकती है। तो इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर 10 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन आजकल दोस्तों चाहे 1 रुपये का भी शेयर खरीदोगे वो भी ऑनलाइन बोल जाता है। डिविडेंड अगर आपका 5,000 से ज़्यादा का आया है तो उस पर भी TDS काट लिया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों परचेज ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड। किसी भी कंपनी के 10 लाख से ज़्यादा के एक फाइनेंशियल ईयर में बॉन्ड्स या डिबेंचर खरीदते हैं तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। परचेज ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, दोस्तों आपने बाहर एक 2 तरह के इसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक तो इनवर्ड रेमिटेंस होता है कि बाहर से आपके पास पैसा आया, और एक आउटवर्ड रेमिटेंस होता है कि आपने बाहर पैसा भेजा। इन दोनों ही मामलों में आपकी पैन कार्ड वहाँ पे ले लिया जाता है और ये रिपोर्ट ऑनलाइन शो हो जाती है। हालांकि 10 लाख से ज़्यादा की कोई फॉरेन, जैसे कि आपने कोई डॉलर्स खरीदने हैं, आपने बाहर जाना था, तो वहाँ पर आपकी पैन कार्ड ले लिया जाएगा और आपके ये दोस्तों ऑनलाइन शो कर जाएंगे। अक्टूबर 2020 के बाद में अगर आपने ओवरसीज टूर पर हैं दोस्तों, आपने जाना है थाईलैंड, और थाईलैंड में घूमने के लिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, आपने कहा मुझे तो एक पूरा पैकेज दे दो, आना जाना टिकट फ्लाइट सब, तो जो भी ऑपरेटर होगा दोस्तों टूर ऑपरेटर, वो आपका 5% एक्स्ट्रा TCS लेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का पैकेज लिया तो यहाँ पे आपका 5% ज़्यादा 1,05,000 रुपये ले लिए जाएंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि आपने ये खर्चा किया है। तो खर्चा तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी आपको इनकम, वो पैसा कहाँ से आया था वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन गिविंग दोस्तों, चाहे IPL हो, चाहे किसी भी तरह का क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, आपको पता होगा MPL मोबाइल प्रीमियर लीग है, ड्रीम 11 है, इन लोगों ने लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं। आप लोग भी यहाँ पे अपनी टीम बनाते हैं, और टीम बनाने के बाद अगर यहाँ पे अपनी कमाई करना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं बैटिंग, ऑनलाइन इनकम बोलते हैं या कैजुअल इनकम बोलते हैं। ये जुआ सट्टा ही होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है तो सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों बेटर यही रहेगा, अगर आपने इस तरह की ट्रांजेक्शन्स की है तो ITR जरूर भर दें, क्योंकि ITR भरने से आपको एक्स्ट्रा जो ये सरचार्ज और ये हेल्थ एजुकेशन सेस है वो दे दिया जाएगा। आप भर देंगे उसको तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे आपको पता होगा ऑनलाइन विनिंग के अंदर दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है जो 2.5 लाख रुपए की, या न्यू में 3 लाख रुपए की, इसकी छूट नहीं मिलेगी। ATC ATD वगैरह की भी छूट नहीं मिलेगी। मतलब फ्लैट आपको तो इनकम हो गई तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा। VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, बिटकॉइन का जमाना है। क्रिप्टो करेंसी इंडिया बोलता है कि ये लीगल नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें टैक्स चाहिए, तो यहाँ पर भी फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। आप दोस्तों क्रिप्टो करेंसी किसी को बेचते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति जो आपका 1% TDS काटेगा। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी किसी को बेची है तो आपको वो 99,000 रुपये ही देगा, और 1,000 रुपये आपके ऑनलाइन बोल जाएंगे सेक्शन 194S के अंदर। तो आप मेक श्योर करें क्रिप्टो करेंसी के अंदर चाहे कमाई हुई हो ना हुई हो, लेकिन उन ट्रांजेक्शन्स को आप अपना दिखाना सुनिश्चित करें ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान ना करे। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी दोस्तों, 50 से ज़्यादा तरह की ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे शो होती हैं। सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, इसके बाद में GST की परचेज, मिसलेनियस पेमेंट, शेयर मार्केट, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इन सभी ट्रांजेक्शन्स को भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट एक बार पूरे साल के अंदर आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। वहाँ पर जाकर के सिंपली AS का ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के देखें कि कोई ट्रांजेक्शन्स आपके गलत
गलत तो नहीं बोल रही है, तो गलत बोल रही है तो आप उसका फीडबैक दें, सही है तो उसको अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस ना भेजे। तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड दीज ट्रांजेक्शंस। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये सूचना आ गई दोस्तों, वो कंपेयर करेगा कि पुरानी ITR आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी उसमें क्या कुछ दिखाया हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नो इश्यूज इफ ITR फाइल्ड। अगर आपने ITR भर दी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, 50, 60, 70% तक का आपका चांस वहीं घट जाएगा अगर आपने ITR भर दी। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आए हैं, तो आपके मान लीजिए टोटल इनकम रिपोर्ट अलग की थी, आपने 1 लाख रुपए की इनकम दिखाई है और आपने 50 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया है, तब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट होगा, मिसमैच आ जाएगा। सेक्शन 148 के अंदर आपका केस खोला जा सकता है। 133(6) के अंदर आपसे सूचनाएं मांगी जा सकती है कि हमें बताओ आपके पास ये पैसा कहाँ से आया था, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी है। आप अपना AIS, TIS और 26S टाइम पर देखते रहें। आप अपनी ITR तो जरूर फाइल कर दें दोस्तों, क्योंकि ITR फाइल आप सेल्फ खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी डाल रखी है। 31 जुलाई के बाद भी आप अपनी ITR 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, जिसे कि बिलेटेड ITR बोलते हैं। और अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स तो बिल्कुल नहीं करने हैं, मतलब जो कोई ऐसी एक्स्ट्रा लेन देन जो आपको पैन कार्ड देना पड़ रहा है, आधार कार्ड देना पड़ रहा है, कोई आपका दोस्त आपसे मांगता है कि भाई मेरे एक बार मेरा पैन कार्ड आपका दे दे, मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, उसको आपने सिंपली डिक्लाइन करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ थम्स अप करके लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो पैन कार्ड, आधार कार्ड से बहुत सारी अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि कब आपको नोटिस आ सकता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।